हाँ भाई लाडले, क्या हाल चाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका अपना एसएसटी मेंटर 5 डे पॉलिटिकल साइंस की सीरीज के डे नंबर 3 में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को एक बार में खत्म कर देंगे दोस्तों। इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले हम सेक्स और जेंडर के बीच में डिफिजन से करते हैं। सेक्स जो होता है ये ह्यूमन बींग्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिवाइड कर देता है। इस बेसिस पे टोटल 3 तरीके के सेक्स होते हैं। 2 के बारे में तो आप जानते हैं, एक है फीमेल और एक है मेल। फीमेल की बॉडी मेल की बॉडी से बायोलॉजिकली अलग अलग होती है, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं, वही मेल की बॉडी के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल की बॉडी मेल की बॉडी से फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। फीमेल की बॉडी के पास अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, वही मेल की बॉडी में अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। वैसे तीसरे तरीके का सेक्स जो आपको बच्चों को शायद ना पता हो, वो होता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्स का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में क्रोमोसोम मेल के हो लेकिन सेक्स ऑर्गन या कोई एक्सटर्नल ऑर्गन फीमेल का हो, या फीमेल के क्रोमोसोम हो और मेल का एक्सटर्नल ऑर्गन हो। तो इस तरीके से टोटल 3 तरीके के सेक्स होते हैं, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। फिर हम आते हैं जेंडर पे। जेंडर, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूं। आज आप अपने घर जाइए, पापा से बोलिए पापा पापा आपका जेंडर क्या है, तो पापा एक लपाड़ा मार के देंगे पटाक, तो बोलेंगे हम मेल हैं। फिर आप मम्मी के पास जाइएगा, मम्मी मम्मी आपका जेंडर क्या है, तो दूसरे गाल पर लपाड़ा मारेंगे पटाक, वो बोलेंगे हम फीमेल हैं। माना ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो जवाब आपको मिला वो जवाब गलत था, क्योंकि मेल और फीमेल जो होता है वो तो सेक्स होता है, जेंडर का सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप जेंडर की बात करें तो जेंडर जो है वो सोसाइटी ने जो स्टीरियोटाइप बना रखे हैं, जो बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस रख रखी हैं इन सेक्स से, वो होते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूं, मैं कहता हूं मेरा भांजा है, तुमने कहा ओके बधाई हो। मैंने कहा मैं चाहता हूं उसको गिफ्ट देना, क्या दे दूं? तुमने कहा भांजा यानी कि मेल है, तो एक काम करिए हॉट व्हील्स की कार दे दीजिए। मैंने कहा गुड। बॉक्सिंग ग्लव्स दे दीजिए। मैंने कहा गुड। बंदूक दे दीजिए। मैंने कहा गुड। मैंने कहा मैं अपने भांजे के कमरे में कौन सा कलर करवा दूं? तुमने कहा ब्लैक करवा दो, ब्लू करवा दो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा मेरी भांजी है 2 साल की, उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए? तुमने कहा सर बारबी का सेट दे दो, सर किचन सेट दे दो, सर मैंने कहा उसके कमरे में कौन सा कलर करवाना चाहिए? तुमने कहा पिंक कलर करवा दो। अब देखिए, आपने सेक्स के आधार पे एक पहले से स्टीरियोटाइप बना रखा है कि मेल के लिए क्या होना चाहिए और फीमेल के लिए क्या होना चाहिए। तो ये जो आपने अपनी मानसिकता बना रखी है, इस मानसिकता को जेंडर कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो भैया सेक्स 3 तरीके के होते हैं, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स, लेकिन जेंडर जो होता है वो सेक्स के ऊपर बेस्ड जो आपने मानसिकता बना रखी है उसे कहा जाता है। अब हमारी सोसाइटी ने अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है, और यह सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पूरी तरीके से सोसाइटी ने असाइन कर रखा है। सोसाइटी के नियम कायदे कहते हैं कि अगर आप मेल हो तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको बाहर जाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, अपने परिवार को पालना चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल हो तो आपको अपना घर चलाना चाहिए, अपने बच्चे पालने चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए। तो ये जो आपने देखा किस तरीके से सेक्स के आधार पे आपने लेबर का डिवीजन कर दिया। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही कायदे की फोटो दे रखी है ये बताने के लिए कि किस तरीके से अलग अलग सेक्स को सोसाइटी अलग अलग लेंसेज से देखती है। यहां पर सबसे पहले एक टीवी सीरियल मेकर के लिए फीमेल्स किस तरीके की वो बताई गई है, जो कि अपने पति को ऑफिस भेज के, बच्चों को स्कूल भेज के और दोपहर में सोफे पे बैठ के कॉपी पेन इस तरीके के सीरियल देख रही होती है। वहीं एक मॉडल इंडस्ट्री के लिए मॉडल जो होती है उसके लिए वो इस तरीके की होनी चाहिए, जिसके प्रॉपर बाल प्रॉपर ग्रूम्ड हो, जो कि जिसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम फिट हो। एक 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 यहां पे बताया गया कि सोसाइटी के लिए एक आइडियल हाउसवाइफ ऐसी होनी चाहिए जो 2 की जगह नहीं 4 हाथों से काम करे, एक से झाड़ू, एक से पोछा, एक से बच्चे संभाल ले और एक से कुछ और भी कर ले। यहां पे बताया गया कि जो इन-लॉज होते हैं उनके लिए एक फीमेल किस तरीके की होती है, वो उसको सिर्फ डाउरी की, दहेज की नजर से देखते हैं। तो यहां पे बताया गया कि किस तरीके से हम लोग ने एक आइडियल वुमेन का परसेप्शन अपने दिमाग में कैसा कैसा बना रखा है। अब कई बार इन्हीं सब चीजों के कारण महिलाओं को अपने हक के लिए आवाज लगानी पड़ती है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और यही बात बताई गई है वो मूवमेंट जिसको बहुत सारी सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस लीड कर रही होती हैं, जो वुमेन की इक्वालिटी की आवाज की लड़ाई कर रही होती हैं,
जो चाहती है मेल जितने हो उतनी ही फीमेल की सोसाइटी में वैल्यू हो। तो इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं, इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं, उनको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट में कई तरीके की डिमांड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बताया गया, दे डिमांडेड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर आज आप लोग सऊदी अरेबिया चले जाएं तो आप ये पाएंगे कि सऊदी अरेबिया में इस तरीके के कई नियम कायदे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मेल और फीमेल में। सऊदी अरेबिया में एक मेल की बात दो फीमेल के ऊपर मानी जाती है, यानी दो फीमेल के बराबर एक मेल होता है। सऊदी अरेबिया में महिलाएं पार्क में जाके नहीं बैठ सकती अपने हस्बैंड के साथ अगर वो नहीं है। कोई पब्लिक में जाके कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं देख सकती है किसी स्टेडियम में बैठ के, ड्राइव तक नहीं कर सकती थी। लेकिन धीमे धीमे करके अब जो नए क्राउन प्रिंस आए वो इन रूडिमेंटरी जो आपके नियम कायदे उनको चेंज कर रही हैं। इसके अलावा बताया गया है, दे डिमांडेड चेंज फॉर बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी। यह बताया गया है कि सोसाइटी में अभी भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से लड़कियों में लिटरेसी रेट कम है, लड़कों में ज्यादा है। किस तरीके से करियर अपॉर्चुनिटी नहीं होती ज्यादातर लड़कियों के लिए कि भैया आपने स्कूल कर लिया, आपने कॉलेज कर लिया, अब आपकी शादी होगी, जॉब वॉब करने का सपना मत देखो। तो जब महिलाएं इसके लिए आवाज उठाएं तो वो भी एक फेमिनिस्ट मूवमेंट होता है। इसके अलावा बताया गया है, दे डिमांडेड पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस। हमने देखा किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पूरी की पूरी पॉपुलेशन को दो ग्रुप में बांट दिया गया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो जिनके पास वोट देने का अधिकार था, और उसमें सारे मेल, वो भी जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है और जो कि टैक्स दे सकते 3 दिन से ज्यादा का, केवल वो एक्टिव सिटीजन थे। सारी की सारी महिलाओं को पैसिव सिटीजन रख दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉलिटिकल राइट्स तक उनसे छीन लिए गए, लीगल राइट्स। आज से कुछ साल पहले तो भारत देश में बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हक नहीं होता था, यह लीगल राइट दिलवाया गया। तो जब आप इनमें से किसी भी चीज के लिए लड़ाई लड़ते हो तो उसे फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। लेकिन किंतु परंतु फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर एक होता है सफ्राजेट मूवमेंट, और इसकी डेफिनेशन आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। सफ्राजेट मूवमेंट, सफ्राजेट मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जब आप औरतों के वोटिंग राइट्स के लिए, पर्टिकुलरली वोटिंग राइट्स की आवाज उठाते हो, देन इट इज कॉल्ड सफ्राजेट मूवमेंट। अब यहां पे हम लीगल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशनल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं। तो जब आप महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स के लिए अपील करते हो, देन इट इज कॉल्ड सफ्राजेट मूवमेंट। मैं आप लोगों को ध्यान वर्ल्ड में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ लेके जाना चाहता हूं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यूरोप की कंट्रीज कहलाती है, और इसमें आपकी ये 5 कंट्रीज आती हैं दोस्तों, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले नॉर्वे, देन स्वीडन, देन फिनलैंड, देन डेनमार्क और देन आइसलैंड देखने को मिलेगी। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री वो कंट्रीज हैं जहां पे वुमेन पार्टिसिपेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज हमारे वहां अमेजॉन का या मिंत्रा का या फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी बॉय आता है, आपने गर्ल नहीं देखी होगी। ज्यादातर कैब चलाने वाले ड्राइवर जो होते हैं वो मेल होते हैं, फीमेल नहीं होते हैं। लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्री में देखा गया किसी भी तरीके की जॉब हो, वहां पे जितना मेल को तवज्जो दिया जाता है उतना ही फीमेल को तवज्जो दिया जाता है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन यहां पे सबसे ज्यादा है पब्लिक लाइफ के अंदर, हर काम में आपको देखने को मिलेगी वुमेन। क्या आप जानते हो उससे क्या असर पड़ा? उससे यह असर पड़ा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, उसमें टॉप 10 में से 5 कंट्रीज ये होती हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालती है, उसकी टॉप 5 के अंदर ये सारी की सारी कंट्रीज होती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है इक्वालिटी एंड जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट, उसमें भी ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज टॉप 5 में होती हैं। तो जब आप महिलाओं को हक देते हो, जब उनकी वैल्यू मेल के बराबर करते हो, तो ना केवल आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री आगे जाती है, आप देख सकते हो वो अलग अलग इंडेक्स में भी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। सर आप सिर्फ गोरों की बात करें, इससे भारतीयों की बात काहे नहीं कर रहे हो? लो इंडिया की बात करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे समाज के अंदर आदमियों की ज्यादा चलती है, औरतों की नहीं। औरतें आज भी आदमियों के आने पर घूंघट करके बैठ जाती हैं। आज भी औरतें अपनी जिंदगी के डिसीजन तक के लिए घर के मेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और जो इस तरीके की सोसाइटी होती है उसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख रखी है।
इसके कुछ सबूत देना चाहता हूं मैं आपको कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इंडिया इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। सबसे पहले अगर भारत की लिटरेसी रेट की बात करो, यू नो व्हाट इज लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि आपके देश में 7 साल या उससे ज्यादा की कितने उम्र के लोग, 7 साल से ज्यादा के कितने लोग किसी भी लैंग्वेज में पढ़ या लिख सकते हैं। अब कोई भी लैंग्वेज चल जाएगी, एनी लैंग्वेज। तो 7 साल या उससे ज्यादा के जो लोग कोई भी लैंग्वेज में अगर पढ़ लिख सकते हैं तो वो लिटरेसी रेट में काउंट होते हैं, वो लिटरेट कहलाते हैं। हमारे देश में देखा गया है कि मेल्स के अंदर लिटरेसी रेट 76% है, वहीं फीमेल्स के अंदर 54% है। हम अपनी घर की महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को कम पढ़ा रहे हैं। जानते हो ऐसा क्यों? आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारी इस तरीके की मेंटालिटी है कि अगर मैं लड़के को पढ़ाऊंगा तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये नौकरी करेगा और मुझे बिठा के खिलाएगा। लेकिन अगर मैं लड़की को पढ़ाऊंगा, जब वो बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, तो मैंने पूरी जिंदगी जो उसकी पढ़ाई पर खर्चा किया वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। हम इस तरीके की मेंटालिटी रखने लगे हैं दोस्तों। इसके अलावा बताया गया है कि हमारे देश में अनपेड वर्क का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सर अनपेड वर्क क्या होता है? मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपनी मम्मी की बात करूं, तो मेरी मम्मी 2 तरीके की नौकरी करती थी। एक वो डेंटिस्ट के वहां जॉब करती थी, रिसेप्शनिस्ट की, और एक वो स्कूल में टीचर थी। तो वो क्या करती थी, सुबह जब दिन शुरू होता था तो वो पहले ब्रेकफास्ट बनाती थी, हमारा लंच बनाती थी और हमें स्कूल भेज देती थी। फिर घर की साफ सफाई करती थी और उसके बाद पहले जॉब 1 में जाती थी और वहां से सीधा जॉब 2 में जाती थी। फिर जब वो घर आती थी तो उनके लिए होम ट्यूशन के लिए घर में बच्चे बैठे रहते थे, वो उनको पढ़ाती थी। फिर वो डिनर बनाती थी और फिर डिनर बनाने के बाद हमें खिलाने के बाद हमें सुलाती थी। अब यहां पर आपने एक बात नोटिस करी, मेरी मां जो 2 नौकरी कर रही थी उसकी तो उनको सैलरी मिल रही थी, लेकिन वो काम का क्या जो वो सुबह दोपहर शाम 3 मील्स बना रही हैं, घर की साफ सफाई कर रही हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मां का हक होता है, क्या इसके भी पैसे दें? एक काम करो, इन सारे काम को करने के लिए तुम सर्वेंट रख लो, तब तुमको पता चलेगा जिस काम को तुम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो वो काम तक के लिए पैसे लगते हैं मार्केट में। और ये एक फीमेल के लिए अनपेड वर्क है, उसके पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। हमारे पापा या मम्मी पापा लोग को आपने देखा होगा, कई बार ऑफिस से आते हैं, वो टेबल पे बैठ जाते हैं, सामने चाय आ जाती है, वो चाय पी के उधर ही रख देते हैं, टीवी देखते देखते। धीमे से खाना आ जाता है, खाना खा के उसे ही रख देते हैं, वहीं हाथ धो लेते हैं, वो भी चला जाता है और सीधा फिर बेड पे जाते हैं, क्योंकि ऑफिस खत्म करने के बाद ये मानते हैं कि उनका काम हो गया। लेकिन मम्मी ऑफिस करने के बाद भी घर का काम करती है, जो उनका अनपेड वर्क होता है। ऑन एन एवरेज एक महिला जो होती है वो मेल के कंपैरिजन में 1 घंटा ज्यादा काम करती है दोस्तों, जिसके उनको पैसे ना मिले। यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से हमारे देश में ऐसा भी देखा गया कि सेम काम को करने के लिए एक मेल को हायर किया गया, फीमेल को हायर किया गया, और मेल को सेम काम करने के ज्यादा पैसे दिए गए और फीमेल को कम दिए गए। उसके बाद भारत सरकार इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 लेकर आई और उन्होंने कहा दिस कांट बी डन। अगर आप सेम काम को करने के लिए मेल और फीमेल को रख रहे हो तो आपको दोनों को इक्वल सैलरी देनी पड़ेगी। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बताया गया है चाइल्ड सेक्स रेशो, इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। चाइल्ड सेक्स रेशो ये कहता है कि 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां ने जन्म लिया देश के अंदर, 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियों ने जन्म लिया देश के अंदर, वो चाइल्ड सेक्स रेशो बताता है। हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशो तक डिस्टर्ब्ड है। हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशो है 919 लड़कियां जन्म लेती हैं 1000 लड़कों के ऊपर। बहुत सारे लोग मां के पेट के अंदर ही लड़की को मार देते हैं, यानी कि फीमेल फिटिसाइड करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, क्योंकि उनको यह डर रहता है कि अगर लड़की पैदा हो गई तो ये लड़की को जिंदगी भर पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, इसकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर इसकी शादी के लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, फिर ये पराए घर चली जाएगी, हमारा जनरेशन को भी आगे नहीं बढ़ाएगी। लेकिन अगर लड़का होगा तो उस पर जो खर्चा करेंगे वो बुढ़ापे में काम आएगा, जनरेशन को बढ़ाएगा हमारी। इस तरीके की मानसिकता हो गई है देश के लोगों की। 1000 लड़कों पे 919 लड़कियों का जन्म हो रहा है, ये एवरेज है, एवरेज। कुछ स्टेट में तो हालत बहुत ही खराब है, जैसे अगर आप हरियाणा चले जाएं तो वहां चाइल्ड सेक्स रेशियो लोवेस्ट है, 1000 लड़कों के ऊपर 834 लड़कियों का जन्म होता है।
वो तो एवरेज इसलिए बढ़ गया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ स्टेट है जहां पे 1000 लड़कों के ऊपर 972 गर्ल्स का जन्म हो रहा है, जिसके कारण हमारा एवरेज थोड़ा बहुत बढ़ के 919 हो गया है। तो देश में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश में है और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा में, और देश का एवरेज चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर एक डेटा दे रखा है साउथ एशियन कंट्री का, आपको शायद यही ना पता हो साउथ एशियन कंट्रीज कौन सी है। तो दोस्तों साउथ एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, साउथ एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश देखने को मिलेंगे आपको। और यहां पे बताया गया है कि इन देशों की अगर हम बात करें तो 5 मिलियन लड़कियां, यानी कि 5 करोड़ लड़कियां मिसिंग हैं। 5 करोड़ लड़कियां मिसिंग हैं। आपको पता होगा बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है, श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है। 5 करोड़ लड़कियां इन देशों से गायब है। उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, वो जिंदा है, वो मर गई, उनका क्या हुआ नहीं पता। हमारे देश में देखा गया, इन साउथ एशियन देश में देखा गया किस तरीके से हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस तक देखा गया है लड़कियों के लिए। और यह बात अर्बन और रूरल दोनों जगह के बारे में बताया गया। तो सवाल ये उठता है कि भाई कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे वुमेन की जो सोसाइटी के अंदर जो वैल्यू है उसको बढ़ाई जाए। वो तभी होगा जब वुमेन धीमे धीमे करके ऊपर आएंगी और सोसाइटी में अच्छी पोजीशन तक जाएंगी। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पोजीशंस की। आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आप सभी को पहले से बताता आ रहा हूं कि आफ्टर 1947 देश के अंदर केवल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे आप यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हो, और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन फिर भारत सरकार ने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद डिसाइड किया कि देश के अंदर एक तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होगी, जिसे हम कहेंगे लोकल गवर्नमेंट। और इस लोकल गवर्नमेंट में अगर आप लोग लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो अगर आप लोग शहर में रहते हो, अर्बन एरियाज में रहते हो, तो आपके वहां म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। और अगर आप गांव में रहते हो यानी कि रूरल एरिया में रहते हो तो आपके वहां पंचायत होगी। अब अगर आपको यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है नहीं पता, यह किस तरीके से म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में डिफरेंस क्या होता है नहीं पता, तो आपको अभी इसी वक्त पहले जाके हमारा दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ना चाहिए, जिसका मैंने लेक्चर कल अपलोड करवाया था। तो पहले वो देखिए, तभी आपका यह काम हो पाएगा। तो भैया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन आया। गांव के लिए म्युनिसिपैलिटी और शहर के लिए, गांव के लिए पंचायत और शहर के लिए म्युनिसिपैलिटी आई। ना केवल ये आया, इन्होंने एक बात और बोली कि जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, इसमें हम वुमेन के लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व करके रखेंगे, यानी कि 33% सीट जो है वो यहां पे हम रिजर्व करके रखेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ, ये 1992 में हुआ है। बाय द वे मैं आपको बता दूं 1992 में कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन औरतों का होना चाहिए, क्योंकि जब औरतें खुद पॉलिटिक्स में आएंगी तो वो औरतों के हक की आवाज उठा पाएंगी। और उसके लिए लोकल गवर्नमेंट में यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में 33% रिजर्वेशन करा गया, यानी 1/3 रिजर्वेशन करा गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हो गई लोकल गवर्नमेंट की बात, ऊपर क्या चल रहा है वो भी तो बताओ। आओ वो बात कर लेते हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा हमारे देश में लोकसभा का सिस्टम होता है, ये तो पता ही होगा। अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो लास्ट लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हुआ था, उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन 2019 में हुआ था, और उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन 2014 में हुआ था। अगला लोकसभा का इलेक्शन 2029 में होगा, हर 5 साल में एक बार होता है ना, क्योंकि जो लास्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वो था 18th लोकसभा का इलेक्शन, 18th लोकसभा।
अगला जो होगा वो होगा 19th लोकसभा इलेक्शन। मैं जो अभी आपको डेटा देने जा रहा हूं, मैं अभी आपको डेटा शेयर कराने जा रहा हूं 18th लोकसभा इलेक्शन का, यानी कि 2024 का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसका डेटा बताने जा रहा हूं। 18th लोकसभा इलेक्शन में यह बताया गया है कि हमारे देश की जो 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, उसमें से मात्र 74 सीट्स पे वुमेन जीत के आई हैं। 543 में से 74 वुमेन है। परसेंटेज में निकालो तो ये परसेंटेज 13.6% है। लोकल गवर्नमेंट 33% का रिजर्वेशन है और लोकसभा में मात्र 13% औरतें हैं। सोचिए आप कितना कम है दोस्त। ये तो लोकसभा की बात है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की बात करें तो ये नंबर के तो और बुरे हाल है। वहां पे ये नंबर मात्र 9% है एवरेज। तो सर गवर्नमेंट ने अगर लोकसभा में, लोकल गवर्नमेंट में 33% रिजर्वेशन करा, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला के किया, तो ये ऊपर लोकसभा में विधानसभा में क्यों नहीं कर रहे रिजर्वेशन? दरअसल ये भी हो चुका है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसने कहा था कि अब पूरे देश में जो भी इलेक्शन होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, उसमें औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन मैंडेटरी कर दिया गया, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में था। यह रिजर्वेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। तो सर इसके लिए भी अमेंडमेंट एक्ट आया होगा? बिल्कुल। अगर लोकल गवर्नमेंट में लाने के लिए 73rd और 74th आया था, तो इसके लिए जो अमेंडमेंट एक्ट आया है वो है 128वां। लेकिन किंतु परंतु अभी ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया है, और ये एप्लीकेबल हो पाएगा 2029 के इलेक्शन के बाद। तो ये पास हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन 2029 का जो इलेक्शन होगा, यानी कि जो ये हमारी 19वीं लोकसभा का इलेक्शन होगा, वहां से ये इंप्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बता देनी थी। इंडिया का तो आपने बता दिया सर, बहुत बुरे हाल थे। वर्ल्ड में बाकी क्या चल रहा है, वर्ल्ड का बताइए। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा औरतें पार्लियामेंट में बैठती हैं नॉर्डिक कंट्रीज की, 42.3%। यहां से क्वेश्चन आता है कि किस देश की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है? नॉर्डिक कंट्रीज 42.3%। देश के अंदर, भारत देश के अंदर बात करें तो ये बहुत कम है, और वर्ल्ड का एवरेज है 24। ये वर्ल्ड का एवरेज है। ठीक है, तो ये चीज भी यहां बता दी गई है। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना और आपको बताना है। अभी जस्ट बताया पिछली स्लाइड में कि किस देश की नेशनल पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर इस चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर तो पढ़ा दिया लाडले, रिलीजन कौन पढ़ाएगा? भाई पढ़ाएगा। रिलीजन की बात करें तो यहां पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आइए इन दोनों पॉइंट को समझें। पहला पॉइंट कहता है कि रिलीजियस डिफरेंसेस आर नॉट यूनिवर्सल। ओए होए होए, गहरी बात, दिल को लग गई। रिलीजियस डिफरेंसेस आर नॉट यूनिवर्सल, दैट मींस कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाएं तो आप पाएंगे कि क्रिश्चियन रिलीजन के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं, और मुस्लिम रिलीजन के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी के अंदर है यूएसए के अंदर। लेकिन किंतु परंतु अगर तुम पाकिस्तान चले जाओ तो वहां पाओगे कि मुस्लिम रिलीजन के लोग जो है वो मेजॉरिटी में हैं, और क्रिश्चियन रिलीजन के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी के अंदर है। ये पहला पॉइंट है कि इट इज नॉट यूनिफॉर्म। किसी देश में कोई रिलीजन मेजॉरिटी में तो किसी देश में कोई और रिलीजन मेजॉरिटी में। इसके बाद यहां पे बताया गया है दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है आइए ये समझते हैं। ये कहता है रिलीजन के बीच के अंदर भी, विद इन रिलीजन भी डिफरेंस होते हैं। सर इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के अंदर दोस्तों 2 सेक्ट होते हैं, एक होता है शिया और दूसरा होता है सुन्नी। अब एक रिलीजन के लोग आपस में बढ़ गए। अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आप 2 मेजर ग्रुप बांट सकते हो। एक होते हैं कैथोलिक क्रिश्चियंस और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। अब क्रिश्चियनिटी के ग्रुप में हमने बांट दिया। अगर आप जैन्स की बात करें तो जैन्स के भी दो ग्रुप होते हैं, एक होते हैं दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर। तो जैसा कि आपने देखा
कि रिलीजियस में तो डिफरेंसेस है ही, साथ ही साथ आप एक चीज और देखोगे कि कई बार रिलीजन के अंदर भी लोग बटे हुए हैं। अब ये जो ग्रुप बटे हुए हैं रिलीजन के अंदर, इसमें यह बताया गया है कि ये जो ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग सेक्ट्स, कई बार ये ठीक बस ग्रुप अलग अलग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और कई बार इनके बीच में बहुत गहरी एनिमोसिटी, बहुत गहरी लड़ाई भी होती है। तो ये चीज बताई गई है रिलीजन के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं। अगर भारत देश की बात करें तो भारत का रिलीजियस कंपोजिशन कुछ इस प्रकार है। हमारे देश के अंदर मेजॉरिटी में हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, विच इज 79.8%। सेकंड नंबर पे मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, विच इज 14.2%, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी मेजॉरिटी में हिंदू रिलीजन वाले हैं, बाकी सारे रिलीजन वाले जो हैं वो माइनॉरिटी के अंदर है दोस्तों। ठीक है सर। अब यहां पर रिलीजन को हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या समझना है हमें रिलीजन से, यहां पे मुझे गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट याद आ रहा है, और वो कोट ये कहता है कि रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। यहां से एमसीक्यू बनता है। वो बोल देता है कि बताइए ये किसने बोला कि रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि तुम पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग नहीं कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि ये कोट महात्मा गांधी जी ने बोला था। अब इसका मतलब क्या है? गांधी जी कहते थे कि रिलीजन को आप पॉलिटिक्स से अलग अलग नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। गांधी जी ये कहते थे देयर आर सम गुड थिंग्स इन ईच एंड एवरी रिलीजन, और जो गुड थिंग्स हैं उनको हमें पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आना चाहिए। तो हर रिलीजन में जो अच्छी चीजें हैं उसको हमें पॉलिटिक्स में लेकर आना चाहिए, और ये चीज गांधी जी बता रहे थे। ठीक है सर। अब मैं आपको आगे बढ़ा देता हूं। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ह्यूमन राइट ग्रुप्स होते हैं, कुछ ह्यूमन राइट ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स का काम क्या होता है, ये ग्रुप कौन होते हैं, सब बताता हूं। पहली बात, ये जो ग्रुप होते हैं खुद से कुछ एक जैसी मेंटेलिटी वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि यार स्ट्रे डॉग्स जो हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, उनके ऊपर क्रूएलिटी हो रही है, चलो मिलके एक ग्रुप बना लो। यार ये पेड़ काटे जा रहे हैं, चलो मिलके एक ग्रुप बना लो। तो कुछ लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं वो मिलके ग्रुप बना लेते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले कुछ लोग मिलके ग्रुप बना लिया। अब ये कह रहे हैं कि देश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, अब ये ग्रुप हर जगह होते हैं, तो देश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनको संभाल के रखना चाहिए, उनके ऊपर उनको उनके इंटरेस्ट को संभाल के रखना चाहिए, उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, ये लोग ये कहते हैं। अब हर देश में ह्यूमन राइट ग्रुप्स होते हैं, यूएसए में है, पाकिस्तान में होंगे पता नहीं, इंडिया में तो हैं। तो इंडिया में कैसे डिसाइड होगा कि कौन माइनॉरिटी और कौन मेजॉरिटी है? इसके लिए भारत सरकार लेकर आई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992 यह कहता है कि हमारे देश के अंदर मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन और जोरास्ट्रियंस यानी पारसीज, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिलीजन के जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992। क्लियर हो गया? अब ये जो माइनॉरिटीज वाले हैं, ठीक है, इनको हमें संभाल के रखना है, इनके इंटरेस्ट को संभाल के रखना है, इनके कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज को संभाल के रखना है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर एक को इस देश में खुल के जीने की आजादी होनी चाहिए। अब हम लोग लेकर आगे हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज द पॉजिटिव रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। मैंने बताया रिलीजन और पॉलिटिक्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो व्हाट इज द पॉजिटिव रोल ऑफ रिलीजन, हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि रिलीजन ने किस तरीके से पॉलिटिक्स पे पॉजिटिव रोल डाला, और फिर हम पढ़ेंगे किस तरीके से रिलीजन ने पॉलिटिक्स पे नेगेटिव रोल डाला। हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव रोल। तो यहां पे बात बताई गई है कि वुमेन मूवमेंट्स, मैंने आपको बताया था फेमिनिस्ट मूवमेंट जो महिलाओं के अधिकार की बात करती है, वुमेन मूवमेंट्स हैव आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिलीजियस आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। साफ बात कि भाई ऐसे बहुत सारे वुमेन मूवमेंट्स हुए, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, और उन्होंने यह पाया कि हर रिलीजन में, हर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी रिलीजन, हर रिलीजन में कुछ ऐसे लॉज हैं जो महिलाओं के अगेंस्ट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर डाउरी सिस्टम चलता था हिंदू रिलीजन में, यानी कि दहेज प्रथा, यह गलत है। हमारे देश के अंदर सती प्रथा होती थी, गलत है।
हमारे देश के अंदर ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स थी जो रिलीजन में थी, जो गलत थी, और ये वुमेन मूवमेंट्स ने हाईलाइट किया। और वो कहती हैं कि गवर्नमेंट को इस बात पे इंटरवीन करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस तरीके की जो गलत चीजें हैं रिलीजन में उनको ठीक करना चाहिए, उनके खिलाफ लॉज लेकर आने चाहिए। यहां पर बताया गया है, अब ये तो थे पॉजिटिव रोल, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द नेगेटिव रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। पॉजिटिव रोल तो बता दिया कि रिलीजन में जो खराब चीजें थी, गांधी जी ने कहा था कि जो अच्छी चीजें उनको लेना है, खराब को नहीं लेना है। तो अगर कोई खराब चीजें हैं तो उसको ठीक करके पॉलिटिक्स में लेकर आइए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए पॉलिटिक्स में। ये तो था पॉजिटिव रोल। अब बात करते हैं नेगेटिव रोल की। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पार्टीसन टर्म्स। पार्टीसन का मतलब होता है कट्टर। यहां पे क्या बोला गया है, व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीसन टर्म्स। अब एक प्रॉब्लम यह आ गई है कि गांधी जी कहते थे कि रिलीजन से अच्छी अच्छी चीजें पॉलिटिक्स में लेकर आओ, लेकिन कुछ लोग हैं जो पूरी की पूरी रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेकर आ गए हैं। तो यह बात यहां बताई गई है कि ये गलत है, कि कुछ इस तरीके के कट्टर लोग, इस तरीके के पार्टीशन वाले लोग जो एक ही ग्रुप को केटर करते हैं, जो कहते नहीं हम सिर्फ इनकी सुनेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में सोचेंगे, इस तरीके के लोग अब आ गए हैं पॉलिटिक्स में। इसके अलावा when people of one religion and its follower feel that religion is superior to those of other religion, यानी कि यहां पे बताया गया है कि जब एक रिलीजन के लोग, ज्यादातर जो मेजॉरिटी में होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा रिलीजन ही बेस्ट है, हमारा रिलीजन ही सुपीरियर है, आपका रिलीजन अच्छा नहीं है। हमने देखा किस तरीके से पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में लेबनान के केस में हमने देखा कि इसके चक्कर में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई हो गई और लेबनान में 15 साल चले सिविल वॉर में 1.5 लाख लोग मारे गए, क्योंकि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन से कहते थे हम तुमसे ज्यादा सुपीरियर। इसके बाद बताया गया है द स्टेट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर। कि स्टेट का मतलब, यहां पे स्टेट का मतलब बताया गया है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट खुद ये बोलने लगे कि हम सिर्फ एक रिलीजन के लोगों को फेवर करेंगे, हमने देखा पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में कि किस तरीके से श्रीलंका में 1956 में एक्ट पास किया गया और श्रीलंका का जो एक्ट था उसमें कहा गया कि बुद्धिज्म के फॉलोवर्स जो हैं केवल उसी को प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेंगे, सिन्हालीज बोलने वाले लोगों को केवल प्रोमोट करेंगे। तो ये चीजें आ गई जो कि नेगेटिव रोल लेकर आई हैं रिलीजन का पॉलिटिक्स के ऊपर। अब हम लोग आ जाते हैं कम्युनलिज्म के ऊपर, लेकिन कम्युनलिज्म को समझाने से पहले एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, विच इज कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। अब लड़कों की कम्युनिटी होगी तो भी वो एक कम्युनिटी कहलाएगी, अगर लड़कियों का ग्रुप होगा तो वो एक कम्युनिटी कहलाएगी, हिंदू लोगों का ग्रुप होगा तो वो एक कम्युनिटी कहलाएगी, बड़ी जाति के लोगों का ग्रुप होगा तो वो एक कम्युनिटी कहलाएगी। ऐसे करके जब एक लोगों का ग्रुप होता है तो वो एक कम्युनिटी बनाता है। और यहां पे कहा गया है कि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग सिर्फ अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, सिर्फ अपनी कम्युनिटी को फेवर करते हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको सप्रेस करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, तो इसी को कम्युनलिज्म कहा गया है। हमने देखा श्रीलंका के केस में कि सिन्हालीज बोलने वाले लोग सिर्फ अपनी अपनी चलाते थे और तमिल बोलने वाले लोगों को सप्रेस किया गया। तो ये कम्युनलिज्म नहीं है तो क्या है? अब यहां पे बताया गया कि कई बार ये जो कम्युनलिज्म होता है, ये कई बार कम्युनलिज्म रिलीजन में आ जाता है, रिलीजन इन पॉलिटिक्स, और कई बार ये मेजॉरिटेरियन के रूप में भी आ जाता है, मेजॉरिटेरियनिज्म के रूप में। ये तो हमने श्रीलंका के केस में पढ़ा ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, कम्युनलिज्म में द फॉलोवर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। अब जो ये कम्युनलिस्ट लोग होते हैं ये किस तरीके के दिमाग सोचते हैं जरा देखिए। ये कह रहे हैं द फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, यानी कि ये ए ये ए रिलीजन की कम्युनिटी है और ये बी और बी रिलीजन की कम्युनिटी है। तो पहला पॉइंट ये बताया गया है कि इनका कहना है कि
एक रिलीजन के फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी होना चाहिए और दूसरे रिलीजन के फॉलोअर को दूसरी कम्युनिटी होना चाहिए, ये दोनों सेपरेट कम्युनिटी हैं, ऐसा ये कम्युनलिस्ट लोग मानते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि इस कम्युनिटी के लोग इस कम्युनिटी के लोग के साथ साथ नहीं आ सकते। पहला पॉइंट क्या है कि कम्युनलिज्म के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि एक रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन के लोग दूसरी कम्युनिटी, दे आर बोथ सेपरेट। और सेकंड पॉइंट ये बताया गया है कि ये दोनों रिलीजन के जो लोग हैं ये एक कम्युनिटी कभी नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे तो भारत का अस्तित्व ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। भारत एक ऐसा देश जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी सब रह रहे हैं यहां पे, और ये कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो भारत इसका जीता जाता सबूत है कि नहीं ये पॉसिबल है। तो ये चीज बताई गई है दोस्तों। अब ये जो सुपीरियोरिटी ऑफ वन रिलीजन जो है इसके बारे में बताया गया है कि कई बार ये चीजें ना क्यों बनती हैं, कैसे डिसाइड हो जाता है कि मेरा रिलीजन अच्छा तेरा रिलीजन अच्छा नहीं है, मेरी कम्युनिटी अच्छी तेरी कम्युनिटी अच्छी नहीं, कैसे होगा ये। तो सबसे पहली बात बताई गई है रिलीजियस प्रेजुडिस। इसका मैं एग्जांपल देता हूं तुमको। रिलीजियस प्रेजुडिस का मतलब होता है, जैसा कि तुमको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर था, हिटलर जो था, हिटलर ज्यूज से हेट करता था। ज्यूज रिलीजन के फॉलोअर्स है तो उनको हेट करता था, जिसके कारण हिटलर ने होलोकॉस्ट किया था। और इस होलोकॉस्ट के अंदर 60 लाख ज्यूज को मरवा दिया था, मरवा दिया था। जानते हो क्यों? इसके दो रीजन थे। इसका पहला रीजन यह था कि ये ज्यूज को मर्डरर ऑफ क्राइस्ट कहता था। आप सभी को पता होगा कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे लगा दिया गया था 32 साल की उम्र में, क्रूसिफिकेशन कर दिया गया था। और हिटलर और बाकी नाजीज ये मानते थे कि इनको सूली पे चढ़ाने वाले ज्यूज थे। और दूसरी बात, क्योंकि ज्यूज जो थे वो मनी लैंडिंग में इन्वॉल्व हुआ करते थे, यानी कि पैसे को उधार पे देते थे और इंटरेस्ट लेके जीते थे। तो गरीबों को लगता था कि ये हमें गर्ज के जाल में उलझाता जा रहा है और हम मरते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, और ये अमीर पे अमीर होता जा रहा है। इन दो स्टीरियोटाइप्स के कारण, ऐसे ज्यूज थे नहीं लेकिन एक स्टीरियोटाइप बना लिया गया पहले से, और इसके कारण एक कम्युनिटी के लोग जो थे जर्मन कम्युनिटी के, वो ज्यूज वालों से हेट करने लगे, 60 लाख मरवा दिए। इसके बाद आ जाता है स्टीरियोटाइप्स। जब आप पहले से सामने वाले के बारे में जानते नहीं हो लेकिन आपने पहले से मन में बना लिया, अरे वो रिलीजन के जो लोग हैं वो तो ये खाते हैं, अरे वो जो रिलीजन के लोग हैं वो तो ये करते हैं, आपने पहले से ही बना लिया। आप जानते ही नहीं हो उनके बारे में और आपने पहले से अपने दिमाग में बना के बैठ गए कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो इसे स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। तीसरी बात आ जाती है बिलीफ इन द सुपीरियोरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर द अदर। आप पूरी तरीके से एडमेंट हो चुके होते हो, कट्टर हो चुके होते कि नहीं मेरा ही रिलीजन बेस्ट है, तेरा रिलीजन अच्छा नहीं है। तो इसके चक्कर में देखा जाता है कि किस तरीके से चीजें एक्सट्रीम होती जा रही हैं। यहां पे बताया गया है कि वोट बैंक, एक वोट बैंक का कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम आती है, कि जब रिलीजन पॉलिटिक्स में आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, ये समझते हैं। मान लेते हैं कि एक सिटी है जिसमें ये सारे लोग रहते हैं, ठीक है, एक सिटी है जिसमें ये सारे लोग रहते हैं, ठीक। अब मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है सिड सर टोपी, सिड सर टोपी, SST, ठीक है। SST तो SST, ओए ये तो बढ़िया बन गया, #SST ब्रो। तो मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है सिड सर टोपी। अब ये जितने भी लोग हैं, इन जितने भी लोगों में से जो लोग मेरी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, मेरी आइडियोलॉजी से अलाइंड है, मुझे वोट देना चाहते हैं, तो इन जितने भी लोगों में से ऐसे जो लोग हैं वो मेरे वोट बैंक का पार्ट है, वो मेरे वोटर हैं, ये मेरे वोट बैंक का पार्ट है। ऑन द अदर हैंड मान लेते हैं समृद्धि मैडम ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। समृद्धि मैडम की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है समृद्धि मैम की पॉलिटिकल का पार्टी का नाम है पूकी पार्टी, पूकी पार्टी, ठीक है। मैं बो बनाना नहीं जानता हूं तो ऐसे बना देते हैं, बो कैसे बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बना देते हैं।
तो समृद्धि मैम की पॉलिटिकल पार्टी जो है, उनको इतने सारे लोगों में से ये लोग जो है वो समृद्धि मैम की पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हैं, पू की पार्टी को। तो ये जितने भी लोग हैं, सारे लोगों में से ये जो लोग हैं, ये समृद्धि मैम की पॉलिटिकल पार्टी के वोटर हैं, तो ये उनका वोट बैंक हो गया। ठीक है। अब रिलीजन जब पॉलिटिक्स में आ जाता है तो अपने वोट बैंक को अपील करने के लिए पॉलिटिशियन ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेट सिंबल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। किसी रिलीजन का कोई सिंबल है, उसको अपने झंडे में, पॉलिटिकल पार्टी के झंडे में लगा दो या फिर बैनर में छपवा दो। इसके अलावा रिलीजियस लीडर ही उठा के लिया, पंडित जी को ही टिकट दे दो, मौलाना साहब को ही टिकट दे दो, फादर को ही टिकट दे दो। इसके अलावा इमोशनल अपील करो, लोगों के सामने जा जाके बोलो अरे हम सब एक रिलीजन के लोग हैं, आप मुझे वोट दीजिए। और इसके अलावा डर का माहौल बिठा दो, अरे हम एक रिलीजन के लोग हैं, अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो दूसरे रिलीजन वाले जीत जाएंगे, फिर वो देखना आपके साथ क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें करी गई थी हमारे देश के अंदर और करी जा रही हैं। यहां पे बताया गया है इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इट अपील्स टू द इंटरेस्ट ऑफ इमोशन ऑफ वोटर्स। और यहां पर काम के दम पे वोट नहीं लिया जाता है, इमोशन के दम पे वोट लिया जाता है। यहां पे ये बात नहीं है कि मेरे को, मैं पावर में आ गया तो मैं ब्रिज बना दूंगा, स्कूल बना दूंगा, हॉस्पिटल बना, ना ना, रिलीजन के दम पे बात हो रही है। ठीक है। तो यहां पे यही बात बताई गई कि कम्युनिटल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। और इस तरीके की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को यह लगता है कि रिलीजन इज द सोशल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि ये जो कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी बनी है, ये बनी ही रिलीजन के आधार पे है और फिर उसी रिलीजन के आधार पे वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है सर। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये जो कम्युनलिज्म है, कई बार ये कम्युनलिज्म एक्सट्रीम टर्न्स ले लेता है। वो कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते मित्र, कहीं कभी ना कभी तो आंख से खेलते खेलते उंगली जली जाएगी। तो ये कम्युनलिज्म की पीक आते आते कई बार कम्युनलिज्म वॉयलेंस की तरफ ले जाता है, दंगे होने लगते हैं, मैसाकेर होने लगता है। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो ऑन रिकॉर्ड 20 लाख लोग मारे गए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड कितने मारे गए इसका तो जवाब नहीं मेरे पास। आजादी के बाद भी हमने देखा कि हमारे देश में कई बार दंगे फसाद हुए और ये सिर्फ और सिर्फ ये कम्युनल पॉलिटिक्स के कारण हुआ दोस्तों। ठीक है। यहां पे बताया गया है। अब आ जाते हैं हम सेकुलर स्टेट। तो सर कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मान लिया आपकी बात, तो करे के करना है, सेकुलर स्टेट बनाना है देश को। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है जब आपके देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है और आपका देश, आपकी गवर्नमेंट, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे लिए सारे रिलीजन इक्वल हैं, तो वो देश सेकुलर स्टेट कहलाता है। अब यहां पे बताया गया है कि सेकुलर स्टेट की बात करी जाए तो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो सेकुलर नहीं है, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका साफ कहता है हम एक बुद्धिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान साफ कहता है हम एक इस्लामिक कंट्री है, दुनिया में 54 इस्लामिक कंट्री है। इंग्लैंड साफ कहता है हम एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन भारत कहता है हम एक सेकुलर स्टेट है। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमारे देश के सारे रिलीजन को हम प्रोटेक्ट करेंगे, फॉस्टर करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स की जगह हमें सेकुलर स्टेट पे जाना चाहिए। सो सर कैसे कह सकते हो भारत एक सेकुलर स्टेट है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे संविधान के अंदर ऐसे कई सारी चीजें लिखी गई हैं जिससे बताया गया है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर आप क्या क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताते हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 470 आर्टिकल्स हैं। इन 470 आर्टिकल्स में से आर्टिकल नंबर 12, कुछ किताबें 14 भी लिखी रहती है लेकिन कायदे से 12 होता है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों। ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। टोटल 6 फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजंस को मिलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं।
ठीक है। इनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स इस बात को मेक श्योर करते हैं कि इंडिया रिमेन्स अ सेक्युलर स्टेट। आइए वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट जो ये बात को मेक श्योर करता है वो है आर्टिकल नंबर 15 और 16। ये कहता है स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीजों के नाम पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 चीजों के नाम पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन देश में नहीं कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है आपके पास। इसके अलावा आर्टिकल 17 गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि अगर किसी रिलीजन में कोई चीज गलत हो रही है तो उसमें इंटरवीन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू रिलीजन में अनटचेबिलिटी होती थी, लेकिन आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी पर बैन लगा रखा है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 ने आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी कर रखा है। इन इंडिया यू हैव द राइट टू फॉलो, promote and propagate any religion of your choice you want। आप जिस रिलीजन को चाहें आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप किसी रिलीजन को नहीं चाहते, आप किसी रिलीजन को फॉलो मत करिए। तो ये आपको देश का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। सर चैप्टर का नाम था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आपने जेंडर पढ़ा दिया, रिलीजन पढ़ा दिया, कास्ट कब पढ़ाओगे? अभी पढ़ाएंगे। हमारे देश के अंदर आप सभी को पता होगा पहले वर्ण सिस्टम चला करता था। वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, उनके नीचे क्षत्रिय होते थे, उनके नीचे वैश्यास होते थे, उनके नीचे शूद्रास होते थे। हमने सोसाइटी को ये 4 वर्ण में बांट रखा था और ये डिपेंडेंट था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। तुम क्या काम करते हो। अगर तुम मंदिर में काम करते हो, पूजा पाठ का काम करते हो, तो तुम ब्राह्मण हो। अगर तुम राजा की सेना में काम करते हो, तुम क्षत्रिय हो। अगर तुम मिनियल जॉब्स करते हो तो तुम शूद्रास हो। और अगर तुम बाकी टीचर, इंजीनियर या कोई भी शॉपकीपर हो तो तुम वैश्य हो। तो ये सारे के सारे वर्ण सिस्टम ही आगे जाके कास्ट सिस्टम को जन्म देते हैं दोस्तों। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वर्ण सिस्टम था ये ऑक्यूपेशनल बेसिस पे था। आप क्या ऑक्यूपेशन करते हो, आप क्या काम करते हो, उसके हिसाब से था दोस्तों। और इसी ने आगे जाके कास्ट सिस्टम को जन्म दिया। हमारे देश के अंदर आज की तारीख में सबसे ऊपर माना जाता है जनरल कास्ट वाले होते हैं, सबसे ऊपर जनरल कास्ट। जनरल कास्ट के नीचे आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ओबीसी। ये आते हैं सेकंड नंबर पे। फिर आते हैं शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, और लास्ट में आते हैं शेड्यूल ट्राइब वाले। यानी कि एसटी। तो टोटल 4 तरीके की कास्ट में हमने लोगों को बांट रखा है। जनरल, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। और जैसे वर्ण सिस्टम में ऊपर के लोग, जो वर्ण के जो लोग थे, उनको बहुत बेनिफिट मिलते थे, सोसाइटी में इज्जत थी, उसी तरीके से कास्ट सिस्टम में भी देखा गया है कि ऊपर के जो लोग हैं उनको इज्जत थी, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, और नीचे वालों की लाइफ जो है बहुत ज्यादा मिजरेबल है। और इसी के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, जैसे कि महात्मा गांधी जी। ये दुनिया को पता है कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी इस बात के खिलाफ थे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने पहले हमें हिंदू मुस्लिम्स में डिवाइड कर दिया और फिर हिंदुओं को भी बड़ी जाति और छोटी जाति में डिवाइड कर दिया। गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। जो लोग अनटचेबिलिटी करते थे, जो लोग टॉयलेट साफ करते थे, साफ सफाई करते थे, उनसे दूर रहते थे। गांधी जी ने कहा गलत है, ये दलित्स नहीं, ये हरिजन है, ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं। इवन गांधी जी उनके घर जाके उनके हाथ का बना खाना खाते थे, उनको ये बताने के लिए कि ये कोई इनके हाथ में गंदगी नहीं है। कई बार गांधी जी खुद साफ सफाई करते थे, बताने के लिए कि मैं बड़ी जाति का होके भी ये कर सकता हूं, तुम किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो गांधी जी, भीमराव अंबेडकर साहब, ज्योतिबा फूले जी और पेरियार रामास्वामी जी, ये वो सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सोशल इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाई। आज की क्लास में एक एमसीक्यू है जिसमें बोलेंगे कि सोशल रिफॉर्मर्स बताइए जिन्होंने कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाई। ये 4 नाम तुम्हें याद होने चाहिए दोस्त। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए बहुत काम किया है, और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं।
कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया अंडरगॉन ग्रेट चेंजेस ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एंड सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। तो इन सोशल रिफॉर्मर्स के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कारण भी हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा हुआ है। यहां पे आपको क्रेडिट एजुकेशन को, रिवर्स रिजर्वेशन सिस्टम को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देना होगा। आज पढ़ाई के दम पे आप स्कूल जाते हो, आपको सोचते भी नहीं होगे कि तुम्हारे पास बैठा बच्चा कौन सी कास्ट का है। तुम साथ टिफिन खा रहे हो, तुम साथ खाना खा रहे हो, ये पढ़ाई के कारण हो पाया। अब हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। रिजर्वेशन सिस्टम में हमने देखा कि किस तरीके से जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, इसके कारण इनको और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो इनको स्कूल कॉलेजेस में रिजर्वेशन दिया, इनको जॉब्स में रिजर्वेशन दिया ताकि ये सोसाइटी में ऊपर आए, रिस्पेक्टेबल पोस्ट तक जाएं, तो इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो रुक सके। यहां पे बताया गया है कि सेंसस की बात बताई गई है कि सेंसस के दम पे हम बता सकते हैं कि कास्ट का इंडिया में क्या नंबर चल रहा है इस समय। सबसे पहले अगर आप सेंसस की बात करें तो सेंसस का मतलब होता है काउंटिंग, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जनगणना, यानी लोगों की काउंटिंग। सेंसस भारत देश के अंदर हर 10 साल में एक बार होता है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं और आपके घर जा जाके आपसे पूछते हैं कि आपके घर परिवार में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी कमाई है, ऐसे करके वो सारे डेटा आपका निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? अगर इसकी बात करें तो इसके हिसाब से अगर बात करी जाए तो मैं बता दूं कि लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 में। सर लास्ट सेंसस 2011 में क्यों हुआ? क्योंकि इसके 10 साल बाद 2021 में भी तो होना चाहिए था, लेकिन ये वाला सेंसस कोविड-19 के कारण कैंसिल कर दिया गया था। तो लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 का, उसने बताया कि देश के अंदर 79% हिंदू हैं, उसके बाद 0.4% क्रिश्चियन है और करीब 0.4% जैन है और 2.3% क्रिश्चियन है। और इन्होंने कहा कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है हल्की हल्की 1961 के बाद से। लेकिन मुस्लिम जो 14.2% है, सिख जो 1.7% है और बुद्धिस्ट जो 0.7% है, इनकी पॉपुलेशन धीमे धीमे इंक्रीज हो रही है। तो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इवन सचार कमेटी आई थी एक, और सचार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन अगले 50 साल के अंदर 3 से 4% तक बढ़ जाएगी। यानी कि जो पॉपुलेशन अभी इस वक्त 14.2% है, आने 50 साल के अंदर ये पॉपुलेशन 20% तक होने वाली है। सेंसस जो होता है, सेंसस जनरल और ओबीसी का डेटा नहीं रखता है, लेकिन देश के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले कितने वो जरूर पूछते हैं वो लोग। भारत सरकार ये चाहती है कि ओबीसी का भी डेटा है, लेकिन ये आ नहीं पा रहा है अभी। तो जो सेंसस होती है उसने हमें डेटा दिया है कि देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कितने लोग हैं। शेड्यूल कास्ट वाले 16.6% है और शेड्यूल ट्राइब वाले 8.6% है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हिस्टोरिकली वर्ण सिस्टम के टाइम से किस तरीके से भेदभाव होता आ रहा था। अब जो दलित्स होते थे, जो छोटा काम करते थे, जो मिनियल जॉब करते थे, उनको गांव में रहना अलाउड नहीं होता था, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। ऐसे में उनके बच्चे गांव के स्कूल नहीं जा सकते थे, वो गांव के टेंपल में पूजा करने नहीं जा सकते थे, वो गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इस तरीके का सेक्लूजन था। अरे इस तरीके का सेक्लूजन था कि इनसे कहते थे कि अगर गांव की सड़क यूज करना ना तो थाली पीटते हुए जाना, ताकि हमें पता चल जाए कि एक दलित आ रहा, हम खिड़की दरवाजे बंद कर दे। कैन यू इमेजिन? इस लेवल का भेदभाव होता था। धीमे धीमे करके ये सिचुएशन चेंज होने लगी और इसके कारण अब लोग धीमे धीमे करके ठीक हुए हैं। लेकिन ये बात बताई गई है कि अगर अभी भी आप देखें तो आप ये पाएंगे कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो वेस्ट ऑफ है, उनके पास पैसा है, जमीन है, सब है, इज्जत है, और जो ओबीसीज हैं वो बिटवीन में है, और जो दलित और आदिवासी हैं उनके हालात सबसे ज्यादा खराब है देश के अंदर। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन ठीक हो और रिजर्वेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के साथ हम अब देश से कास्ट इनइक्वालिटी को हटाने की तरफ जा रहे हैं। यहां पे बताया गया है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, बस ये दो टॉपिक बचे होने, ये चैप्टर खत्म। पहले कास्ट इन पॉलिटिक्स, फिर पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स ये कहता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में अब हम कास्ट लेकर आ गए। आइए समझाता हूं कैसे।
मान लेते हैं भोपाल में हमने ये पाया कि सबसे ज्यादा शर्मा लोग रहते हैं भोपाल में। तो भैया बीजेपी ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, भोपाल में सबसे ज्यादा शर्मा लोग हैं, एक शर्मा को उतार देते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ शर्मा को उतार दिया। कांग्रेस ने कहा अरे हम भी ये करेंगे, कांग्रेस ने भी शर्मा उतार दिया। आम आदमी पार्टी ने भी शर्मा उतार दिया। तो क्योंकि भोपाल में एक कम्युनिटी, एक कास्ट के लोग सबसे ज्यादा थे, तो उसी कास्ट का कैंडिडेट उस जगह से उतार दिया गया। यह देखा गया कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में तक कास्ट आ गई है। क्लियर हो गया? तो यह चीज यहां पे बताई गई है। इन ईच ग्रुप ट्राइज टू बिकम, ये वाली चीज यहां बताई गई। साथ ही साथ यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मान लीजिए मुझे सिद्धार्थ जी शर्मा को भोपाल से कैंडिडेट उतार देते हो, क्लियर कर देते हो, लेकिन बात कुछ ऐसी है मेरी जान कि जरूरी थोड़ी है कि भोपाल के सारे शर्मा मुझे वोट दें। इतना भी सुंदर नहीं हूं मैं, हो सकता है कुछ शर्मा मुझे जानते ही ना हो। तो एक बात तो यह बताई गई है, और दूसरी बात यहां पे यह बताई गई है कि भाई आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कि ध्यान रखिएगा कि नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कि पहली बात तो मैंने आपको यह बताया कि शर्मा होने के कारण मुझे कैंडिडेट बना दिया गया, लेकिन बाकी कास्ट के भी तो लोग हैं। अगर यही क्राइटेरिया तो बाकी कास्ट वाले तो मुझे वोट ना दे रहे, और दूसरी बात कि मेरी कास्ट वाले भी मुझे ही वोट देंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो ये चीज बताई गई यहां पे। और सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि पॉलिटिक्स इन कास्ट में ये बताया गया है कि किस तरीके से, मान लेते हैं कि इस कास्ट के लोग सबसे ज्यादा हैं, इस कास्ट के लोग सेकंड नंबर पे हैं, इस कास्ट के लोग थर्ड नंबर पे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है इस कास्ट का कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि हो सकता है इस कास्ट का कैंडिडेट अगर खड़ा हो जाएगा तो इसकी सारे कास्ट वाले लोग उसको वोट दे देंगे। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है। लेकिन ये कास्ट के लोग और ये कास्ट के लोग तो ऐसे कभी जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके नंबर्स कम है। ये सिर्फ 6 और वो केवल 7 हैं। ऐसे में छोटी छोटी कास्ट के जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो मिलकर एक बड़ी कास्ट बना लें। वो छोटे छोटे ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ के कोशिश करते हैं कि एक बड़ा ग्रुप बना लें, ताकि वो बड़े ग्रुप को कंपटीशन दे सके और हरा सके। तो ये चीज यहां पे बताई गई है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। आइए फटाफट कुछ क्वेश्चंस की मदद से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको जो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहला क्वेश्चन, इंडिया में अभी जो रिजर्वेशन हो रहा है वुमेन के लिए, वो किन के लिए हो रहा है? मैं आपको बता चुका हूं कि नारी शक्ति अधिनियम आ चुका है, लेकिन 2029 के बाद आएगा। एट प्रेजेंट पंचायती राज बॉडी जो है, यानी लोकल गवर्नमेंट जो है, वहां पे रिजर्वेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन, नेम सम प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ अ कंट्री हु वर्क फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ये मैंने अभी आपको बताया था। इसमें मैंने आपको 4 नाम बताए थे, महात्मा गांधी जी, बी आर अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी और पेरियार रामास्वामी जी। यहां पे उसमें से 3 नाम है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा चौथे नंबर पे ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, हु सेड रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसके बाद आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अगर आप इस सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि जो चौथा स्टेटमेंट वो सही नहीं है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। नो 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 नो, इट इज नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। एज पर गांधी जी रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए इन चारों ऑप्शन में से क्या चीजें करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है एंकरेजिंग मैन टू टेक लीडरशिप रोल, कि आदमियों को बोलो लीडरशिप रोल ले, तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा? प्रमोटिंग सुपीरियोरिटी ऑफ वुमेन ओवर मैन, कि वुमेन को ऊपर कर दो, मैन को नीचे कर दो, फिर आगे जाके मैन एम्पावरमेंट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये भी ठीक नहीं है। लिमिटिंग द राइट्स ऑफ मैन इन ऑल स्पेयर्स, ये भी ठीक नहीं है कि आदमियों के सारे हक छीन लो ना। तो सही जवाब है थर्ड। इसमें कहा गया है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट फॉर वुमेन, ये सही है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा। इसी के साथ दोस्तों
हम सभी का पॉलिटिकल साइंस का आज कंप्लीट होता है डे नंबर 3। आज हम लोगों ने कवर किया जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहां तक देख लिया तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा #day3 कंप्लीटेड। साथ ही साथ अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। मिलते हैं कल डे नंबर 5 में, 5 नहीं 4 में, ठीक है? तो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।